हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं राजीव और आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें अगर जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ इसके जनरल फॉर्म की बात करें अगर हम, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। सिर्फ इतना नहीं कहेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये भी लिखना पड़े तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा नेसेसरी है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा 2x² प्लस 3 तो इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद अगर मैं सिर्फ 2x² लिखता हूँ तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ 2x² प्लस 4x इक्वल टू 0 तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो x² का कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट ऑफ x² डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर x² का जो कॉफिशेंट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। हमें क्या चाहिए कि x² का कॉफिशेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को आप ध्यान रखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो सकते हैं 2x² प्लस 4x, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो x² का कॉफिशेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डिग्री आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे कोई डिग्री पूछता है तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। क्या होता है? मैक्सिमम पावर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। किस किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, डिग्री इसकी कितनी रहती है, 2 रहती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है किस किस मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जरा देखिए, सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं वैसे। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक कंप्लीट द स्क्वायर मेथड होता है, और थर्ड हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो हमें 2 मेथड देखना है, एक फैक्टराइजेशन मेथड देखना और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला देखना। तो फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड जो है वो है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूंगा। मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं, फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमारा मान लीजिए ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे देखिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल चलिए जनरल फॉर्म के फॉर्म में ही लेते हैं। सबसे पहला काम होता है फैक्टराइजेशन मेथड में कि जो x² का कॉफिशेंट है उसकी मल्टीप्लाई किस में करना, कांस्टेंट टर्म में करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है सॉल्व करने का, कि ये सब जनरल बात है लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉफिशेंट ऑफ x² का प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे किस में, कांस्टेंट टर्म में। किस में करेंगे, कांस्टेंट टर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, उस रिजल्ट का हमें 2 फैक्टर इस तरीके से करना है। इस रिजल्ट का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। ऐसे 2 नंबर्स में फैक्टर करना है, a और b 2 नंबर्स में ऐसे फैक्टर करना है कि इनकी मल्टीप्लाई करके तो ये रिजल्ट आ जाए जो आपने यहाँ पे किया है, ये रिजल्ट आए। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आ जाए। और सेकंड कि प्लस या माइनस, ये डिपेंड करेगा, ये वाला साइन किसके साइन पे, ये डिपेंड करेगा आपके कांस्टेंट टर्म के साइन पे। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके, अगर माइनस है तो माइनस करके, ये साइन डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म के ये साइन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे साइन कैसा है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके, और अगर माइनस है तो माइनस करके। क्या आना चाहिए, तो कॉफिशेंट ऑफ x आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कहूँ
2x स्क्वायर क्या लिया मैंने 2x स्क्वायर, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिया 8, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया 5x, इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी मैंने सपोज अपने तरफ से कर लिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। जैसे देखिए एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर है 6x ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, सबसे पहला आपका काम है कि आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में। ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप कांस्टेंट टर्म में, तो कितना हो गया 16 हो गया। अब आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 में, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट टर्म में, आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना आया 16 आया। 16 के ऐसे दो फैक्टर्स आपने किए ए एंड बी की मल्टीप्लाई करा जाए उन्हें, तो कितना आ जाए 6 आ जाए। लेकिन अगर उन्हें क्या किया जाए, प्लस या माइनस, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस में है ना, तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 16 आ जाए, ठीक है। लेकिन माइनस करके कितना है, क्या है, माइनस करके क्या आना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 6 है, तो यानी यहाँ पे a माइनस बी कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। हमारे फैक्टर क्या होंगे 8 और 2, 8 2 जा 16 और 8 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ कैसे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट करते हैं, किसमें कांस्टेंट टर्म में। जो भी रिजल्ट आता है उसे उसके दो फैक्टर करते हैं, इस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आना चाहिए जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो, और प्लस या माइनस उन दोनों नंबर्स को, ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म पे। अगर प्लस है तो प्लस करके, माइनस है तो माइनस करके क्या आना चाहिए, तो एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस, हमारे क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब हमने दो फैक्टर किए हैं, एक 8 किया और एक 2 किया, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तोड़ते किसे हैं हम, जो ब्रेक डाउन करते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2, इस तरीके से 8 माइनस 2 एक्स और माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आप क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इफेक्ट कोई नहीं पड़ना चाहिए। 2x स्क्वायर, 6 को हमने क्या लिख दिया 8 माइनस 2, 6 ही रहेगा और x का x है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे फैक्टर करते हैं उस फैक्टर को यहाँ भी इक्वेशन में कैसे यूज करेंगे, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है उसे ब्रेक डाउन करेंगे किस फॉर्म में, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो 8 माइनस 2 इस तरीके से। क्लियर है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 2x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 और इधर से x माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, तो x कॉमन है और दोनों 2 के टेबल में आता है 2x, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा x और माइनस 4। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसा हमारा पहला फैक्टर होता है उसी तरीके से हम दूसरा फैक्टर भी लिखते हैं, कई बार बता भी रखा है मैंने। तो x माइनस 4, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे x माइनस 4। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर दोनों में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए इसे। देखिए चलिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करके समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस, हमने कॉमन क्या लिया यहाँ से देखिए कॉमन लिया हमने 2 ब्रैकेट x माइनस 2x माइनस 4, ठीक है, ये आएगा। जैसा पहला ब्रैकेट होता है वैसा ही हम दूसरा ब्रैकेट, x माइनस 4 आएगा ना यहाँ पे। अच्छा 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2x कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 4, ठीक है। देखिए जैसा फर्स्ट ब्रैकेट होता है वैसे ही आप सेकंड ब्रैकेट लिख दिया करिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए, सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं। जैसा आपका पहला ब्रैकेट बना वैसे ही आप दूसरा लिख दीजिए। अब आप ये देखिए कि उससे पहले वाले लाइन में यहाँ पे माइनस था, आपके फैक्टर में भी क्या है माइनस है। अगर सेम साइन है यानी माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो आप बाहर किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब आप फैक्टर करते हैं तो जैसा पहला ब्रैकेट लिखा वैसे ही दूसरा लिखा है। उसके बाद एक छोटी सी बात आप लोगों को चेक करनी है कि अगर यहाँ पर फैक्टर में जो साइन है और उससे पहले वाले लाइन में जो साइन है यहाँ का, ठीक है, जहाँ से फैक्टर उठाएगा यहाँ से फैक्टर बनाएगा ना, तो दोनों में अगर सेम साइन है यानी माइनस माइनस, अगर यहाँ प्लस रहता यहाँ भी प्लस रहता तो हम बाहर प्लस का साइन यूज करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट साइन आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे प्लस बन गया, या यहाँ पे प्लस रहता है यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। सेम साइन
प्लस यूज बाहर करेंगे, डिफरेंट साइन माइनस यूज करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर x के साथ क्या है 2 है, x के साथ क्या है यहाँ पर 2, तो आप भी यहाँ पर सेम टू सेम हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में हमें जिस तरीके से लिखना है वैसे लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अब 2x था तो हमें भी तो यहाँ पे किसी तरीके से ऐसा करना पड़ेगा कि 2x बन जाए, तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए 2x पीछे वाले को आप में देखिए वो अपने आप बन जाएगा, बस आप आगे वाले जो टर्म है उसको सेम बनाने की कोशिश करिए। यहाँ 2x था, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से किसे कॉमन लिया, x माइनस 4 दोबारा कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक बार आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और 2x प्लस 2 इक्वल टू 2x इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू -1। देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, जितने पावर का ये जितने डिग्री का इक्वेशन होता है, अलजेब्रा में जितने डिग्री का इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन भी उतने होते हैं। अगर ये 2 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2, अगर ये 3 डिग्री का रहता है तो सॉल्यूशन भी कितने होते हैं 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा सॉल्यूशन कितने होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में, किस फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म, ये ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर हम बात करें अलजेब्रिक फॉर्म की, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा अलजेब्रिक फॉर्म में है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया यहाँ पे, पहले जनरल फॉर्म बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, किस किस तरीके से मिल सकता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री कितनी होती है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर 2, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, तो 2 मेथड, वैसे तो 3 मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन हमें इस बार सिलेबस में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को नहीं पढ़ना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट स्टेप है हमारा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म में, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 नंबर्स में इस तरह से फैक्टराइज करेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई करके तो रिजल्ट आ जाए, और प्लस और माइनस ये किस पर डिपेंड करेगा, दोनों फैक्टर्स का, वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, और करके क्या आना चाहिए माइनस या प्लस, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। क्लियर है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो या देखिए सॉल्यूशन जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको सॉल्यूशन भी बोला जाए। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, या रूट्स भी कह सकता है। तो रूट्स और सॉल्यूशन क्या है, तो बात एक ही होती है, यानी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूट्स भी कह सकता है, क्या कह सकता है, रूट्स भी कह सकते हैं, और रूट्स को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, रूट्स भी कहते हैं या क्या कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। रूट्स भी क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो आपको बोलेगा इस तरीके से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, फाइंड द रूट्स या फाइंड द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है आपको उसे सॉल्व आउट करना है। आप जिस मेथड से भी सॉल्व करिए, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स इक्वल टू माइनस बी। एक बात और, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते तो सबसे पहले आप कंपैरिजन करके दिखा दीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है। जैसे आप कंपैरिजन करेंगे अपनी इक्वेशंस का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने इस तरह से लिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मैंने लिया, और मुझे इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप टीचर को ये दिखाएंगे कि आप कंपैरिजन करें, तो बाई ऐसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे सवाल भी साथ ही साथ बताता हूँ, बाई कंपैरिजन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप कंपैरिजन करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कंपैरिजन करके आप दिखाएंगे यहाँ ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर था, ए की जगह क्या आ गया, क्या है, पी है, और विद साइन लेते हैं। तो ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ए इक्वल टू पी, बी की जगह क्या है, क्यू, लेकिन साइन के साथ तो माइनस क्यू है, तो बी इक्वल टू माइनस क्यू, और सी की जगह क्या है, तो सी की जगह है हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये पूरा,
ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है वो देख लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने साथ ही साथ सवाल के लिए भी समझा दिया कि सबसे पहले आप कंपैरिजन करके इस तरह से दिखाएंगे ए, बी और सी की वैल्यू का, और आप ये लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे दिक्कत नहीं होती। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी क्या है? कॉफिशेंट ऑफ x, कॉफिशेंट ऑफ x, ठीक है। ए क्या है? तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लिख रखा है, और सी क्या है? तो कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता है क्योंकि हमने कंपैरिजन कर लिया। ए, बी और सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? 2, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। आप सॉल्व करते जाएंगे, जब तक सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व करते जाएंगे। जब आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि उसके आगे आप सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आप वहां से x की 2 वैल्यू को करेंगे, किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। एक बार आप प्लस में आंसर लेंगे प्लस साइन के साथ, और एक बार मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय ये मैंने इक्वेशन लिखा px स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते समय किसी कंडीशन में ऐसा आ गया, सपोज कर लीजिए कि माइनस पी प्लस माइनस और रूट में ये आ रहा है आपका पी स्क्वायर माइनस 4ac और अब 4pq, ठीक है, और यहाँ पे q आ गया। सपोज कर लीजिए इस तरह से, हमने सपोज किया कि x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 आंसर कैसे दिखाएंगे। एक बार हम आंसर प्लस में लेंगे, यानी माइनस पी प्लस वाले साइन के साथ लेंगे पी स्क्वायर माइनस 4pq अपॉन q, और एक बार हम आंसर किस में लेंगे? माइनस वाले साइन के साथ, यानी माइनस पी माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस 4pq अपॉन q, इस तरीके से, ठीक है। तो जहां तक सॉल्व होता है इक्वेशन पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसे स्प्लिट कर लीजिए, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग और क्या कॉन्सेप्ट है हमारे। अब हमारा यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किया तो उसमें आया रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर रूट्स के नेचर भी होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं? सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट समझिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपने रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी देखा था क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपको पता है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हम पता करेंगे, अभी हमने पहले सॉल्व करना देखा, उसके बाद हमने रूट्स जाना, यानी सॉल्यूशन को ही रूट्स कहते हैं। अब रूट्स के नेचर देखते हैं, यानी ये रूट्स कैसा होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से, रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, तो वो कैसे चीज़ें पता चलेंगे? वो यहाँ से पता चलेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू अगर इक्वल है 0 के, तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा? जो रूट्स होंगे या जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? रियल होगा। क्या होगा? रियल, ठीक है, एंड इक्वल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रियल एंड इक्वल। रियल होगा और कैसा होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और इसके ऊपर से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते सवाल बनते हैं तो ये आपकी कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में भी आपके जो रूट्स होंगे, इसको दोनों तरीके से बोला जा सकता है। ऐसे भी कह सकता है कि अगर रूट्स इक्वल है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके अगर 0 के इक्वल आता है तो आप क्या लिखेंगे कि रूट्स रियल हैं और इक्वल है। दूसरा ऐसे भी कहता है क्वेश्चन में कि इफ़ द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर किसी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल है एंड इक्वल है, ठीक है, तो आप p की वैल्यू या किसी चीज़ की वैल्यू पता करिए। तो आपको समझ जाना है कि अगर वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है और रियल है, तो आपको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना। इतनी बात देखते ही आपको ये कंडीशन अप्लाई कर देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बिना कुछ सोचे समझे आपको ये कंडीशन क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा? रूट्स हमारे जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है ना, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब थर्ड कंडीशन बात कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा क्या होगा? डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे है अलग अलग, ठीक है।
उसके बाद अगर बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो है, क्या है, लेस देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से लेस देन है तो उस कंडीशन में रूट्स आपके कैसे होंगे, यहाँ जो रूट्स होते हैं आपके वो होते हैं इमेजिनरी, यानी इस तरीके के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए ये कंडीशन बस नहीं आनी चाहिए, बाकी इन दोनों कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि रियल है, इमेजिनरी नहीं है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है जीरो के और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन है जीरो के तो रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे मैं एक और इस तरीके से नोट करके लिख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है जीरो के, तो रूट्स आपके क्या करेंगे, रूट्स जो है वो आपके एग्जिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे 2-3 और कॉन्सेप्ट है उन्हें भी देख लेते हैं। हो गया ये, चलिए इसको रफ नहीं करते हैं, अभी शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। तो एक्स स्क्वायर क्या था प्लस bx, ठीक है, वेयर ये था हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें बात करते हैं। जो रूट्स हैं, रूट्स और इन कॉफिशेंट के बीच कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स। वैसे तो आपने ये पॉलिनोमियल में भी देखा था, वहाँ पे उसे रूट्स ना कह के क्या कहा जाता था, रूट्स ना कह के उसे जीरोज कहा जाता था, और जीरोज का कॉफिशेंट के साथ आपने रिलेशन देखा था। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम टू सेम है रूट्स का कॉफिशेंट के साथ। तो मान लीजिए कि ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के दो कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2। तो हमने ऐसा लिखा लेट टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, हमने 2 रूट्स कंसीडर कर लिए अल्फा एंड बीटा। क्या कंसीडर किया, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या रिलेशन है, तो सॉरी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टर्म है उसके कॉफिशिएंट और अल्फा एंड बीटा के बीच क्या रिलेशन है। तो सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं, जैसे सम ऑफ आपने जीरोज पढ़ा था, ऐसे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, बी यानी एक्स का कॉफिशिएंट माइनस साइन यूज करते हैं और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। साथ ही साथ आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपको रूट्स गिवन है, इफ़ रूट्स आर गिवन, अगली कंडीशन में इस तरह से ये सारी चीज़ें यूज हो भी सकती हैं, पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए। आप इन 2 पॉइंट्सों को, इतने ज़्यादा ये बड़े पॉइंट्स नहीं है, 2 पॉइंट्स को ध्यान रखिए, इन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ रूट्स आर गिवन, अगर रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन बनाना है देन, ठीक है, फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन, इफ़ रूट्स आर गिवन, अगर आपको रूट्स गिवन है और आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है, टू फॉर्म इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, और जो भी यानी रूट्स है, यानी अल्फा और बीटा जो आपके आए हैं, रूट्स क्या माने थे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा है उन दोनों का सम, यानी सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा बीटा और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से। तो अगर आपको रूट्स गिवन है, तो आप इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाला टर्म आ गया और आपका कांस्टेंट टर्म ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कॉन्जिक्यूटिव, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, कॉन्जिक्यूटिव अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, क्या लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ना इवन की बात हो रही है ना ओड की बात हो रही है, बस पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हो तो आप क्या लेंगे, तो आप लेंगे इस तरह से x, ठीक है, क्या लेंगे, x कॉमा x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे अगर 1 आप रखते हैं तो 1 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 रखते हैं 1 और 1 2, फिर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 और 2 3, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं ना 1 2 3। इसी तरीके से अगर आप कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर लेते हैं, क्या लेते हैं, इवन नंबर्स को लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x कॉमा x प्लस 2
कॉमा एक्स प्लस 4। देखिए पहला इवन यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लिया आपने, ठीक है, तो 0 लिया, यहाँ भी 0, तो 0 + 2 2, 0 + 4 4, तो 0 2 4, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉन्जिक्यूटिव ओड की बात अगर हम करें, ओड की, तो ये सेम टू सेम होगा। देखिए अगर पहला ओड नंबर 1 रखते हैं तो 1, 1 + 2 3, 1 + 4 5, तो 1 3 5। तो इवन या ओड हो सेम टू सेम रहता है, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए तो x, x + 1, x + 2 रहता है, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को देख लिया। अब हम लोग इसके ऊपर सवाल देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने और उनके स्क्वायर का सम आपको कितना दे रखा है, 365। जो कंडीशन दे रखा है वो हम अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, ये सब लेट आप लोग लिखिएगा कि लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें लेने तो क्या लेंगे, x लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, x + 1। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, इनके स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर करिए x² और इसका स्क्वायर किया x + 1 का स्क्वायर और दोनों का सम कर दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने x और x + 1 लिया, इवन या ओड की बात नहीं कही और उनका स्क्वायर किया और उनके स्क्वायर का क्या कर दिया, सम कर दिया। सम करने पर कितना आ रहा है, 365। अब सॉल्व कीजिए इसे, x² + a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो 2x = 365। x² 2x² + 2x 1, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 365 ये माइनस और ये प्लस, तो 365 में से बन जाएंगे 364 किसका, माइनस का। 364 = 0। सभी 2 के टेबल से डिविजिबल है, 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन जो आएगा 2 वो डिवाइड में जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 कॉमन आएगा, 2 जो कॉमन आएगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और 2 जब डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो x 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x², यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2 1 = 2, 2 8 = 16 और 2 2 = 4। 2 हमने कॉमन लिया ना, तो 182 बचेगा = 0। जो कॉमन आया वो 0 के नीचे चला गया और वो 0 खुद बन गया, ठीक है। अब हमें अब फैक्टर कैसे करना है, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए देखूँ कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो मुझे 2 नंबर, पहले तो x² का जो कॉफिशेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, कांस्टेंट टर्म में। x² का कॉफिशेंट कितना है, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 182 साइड में कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, 1 की मल्टीप्लाई हमने 182 में किया, कितना आया, 182 ही आएगा। और 182 के 2 फैक्टर्स a और b ऐसे करने की मल्टीप्लाई करके तो 182 आए, और क्या करके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन देखते हैं, माइनस करके क्या आ जाए, कॉफिशिएंट ऑफ x आ जाए। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x है 1, ठीक है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट देखते हैं तो 1 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या करके माइनस करके क्या आना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे जो है आप ध्यान रखिएगा साइन, ये जो कॉफिशिएंट ऑफ x मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ये जो 1 है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x है। अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस रहता तो भी हम उसे नहीं लेते हैं, हम सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ x देखते कि यहाँ पे 4 है या जो भी x का कॉफिशिएंट है उसे लेते। तो 2 नंबर ऐसे लेने जिनकी मल्टीप्लाई करके 182 और 2 नंबर्स इस तरीके से करने हैं हमें कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 182 का फैक्टर कर लीजिए, किस तरीके से, एलसीएम वाले मेथड से। 2 9 = 18, 2 1 = 2, 13 7 = 19, 1 और 7 1 = 7, 7 2 = 14, एक तो फैक्टर 14 और एक क्या हो गया, 13 हो गया। तो 14 और 13 की मल्टीप्लाई करिएगा 182, 14 - 13 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर हमारे हो गए x²। मैंने बताया था किसे स्प्लिट करते हैं, जो कॉफिशिएंट ऑफ x है उसे स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 - 13, 1 आना चाहिए था ना, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, 14 - 13 1 आ गया, और x -182 = 0, x² + 14x - 13x - 182 = 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या आपका आया, 14 आया। अब जैसा पहला ब्रैकेट वैसे ही दूसरा ब्रैकेट, मैंने बताया था जैसा फर्स्ट ब्रैकेट रहता है वैसे ही दूसरा आप बना दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोलता, अगर सेम साइन है तो प्लस लगाइए, लेकिन डिफरेंट साइन है तो माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे क्या है, प्लस है। डिफरेंट साइन है तो क्या यूज करिएगा, माइनस यूज करिएगा। अब x के साथ यहाँ तो 13 था, यहाँ कुछ नहीं है, तो x को 13x बनाने के लिए 13 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई = 0। सिंपल सी चीज़, दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन जब डिफरेंट है तो माइनस का यूज कीजिए। x को यहाँ पर 13 है तो x के साथ 13 है, तो यहाँ पे भी 13 बनाने के लिए 13 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। दोनों में से क्या कॉमन है, x + 14, दोनों में से हमारा कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा, x - 13 = 0। एक बार x - 14 को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, और दूसरा x - 13 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब
दो वैल्यू आपको मिल गए तो नंबर्स आपके क्या हो सकते हैं, अगर x की वैल्यू को 14 कंसीडर करते हैं तो 14 + 1 15, और दूसरा 14, और अगर आप 13 को लेते हैं तो 13 और 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आंसर किसके अकॉर्डिंग दे, जो हमें आंसर बताना है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। तो एक हमारा है 14, 14 + 1 15, और एक आ रहा है हमारा 13, और 13 + 1 कितना 14। तो जरा देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 14 लेता हूँ तो 14 यहाँ पे रखा मैंने, x की जगह कितना रख दिया, 14 रखा, और दूसरा नंबर क्या बना, 14 + 1 15। अब मैं कंडीशन को अपने चेक कर लूँगा, किसको चेक कर लूँगा, कंडीशन को। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 बोला गया था ना स्क्वायर, 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अगर मैं दोनों को जोड़ूँ तो 6 और 5 कितना, 6 और 5 11, कैरी 1, 10 और 2 12, कैरी 1, 1 और 2 3, और 3 और 1 4, कितना आ रहा है, 421 आ रहा है, 421 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को 13 कंसीडर करूं तो 13, x की वैल्यू 13 अगर मैं लेता हूं तो 13 कॉमा दूसरा क्या बनेगा, 13 + 1 14, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 9 और 6 15, कैरी 1 7 और 9 16, कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया 365। इसका मतलब आपने ये देखा कि आंसर आने से मतलब नहीं है, जैसे अब यहाँ पे 14 हो सकता है 13, कौन सा आंसर दे, हमें तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे। अब 14 के अकॉर्डिंग लेके देखो तो 14, अगर देखिए दोनों वैल्यू को रखने पर सेम आंसर गिवन आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर मैं 14 को रख रहा हूँ तो एक आ रहा है 14 और 15, और एक आ रहा है 13 और 14, तो ये तो डिफरेंट हो गया। तो कौन सा पेयर सेलेक्ट करें, तो आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि कौन सा पेयर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लास्ट में आप ये भी लिखेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपको लेने हैं वो कौन से लेने हैं, वो आपको लेना है 13 और कौन सा 14 लेना है, ठीक है। यानी आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है, क्लियर है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आपके दो अलग अलग डिफरेंट आंसर आए तो आप लोग कैसे पता करिएगा कि कौन सा आंसर, कौन सा पेयर मेरा सही है। तो पेयर को चेक करने के लिए आप कंडीशन जो दी हुई है क्वेश्चन में आप उसमें रखिए और फिर चेक करिए कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो पेयर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए ये एज को क्वेश्चन है, तो एज के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट इसका समझना है आपको, जब आपका क्वेश्चन किस तरीके से एज बेस्ड क्वेश्चन हो, क्या हो, एज बेस्ड क्वेश्चन। सिंपल से एक चीज़ मैं बताऊँगा, उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एज बेस्ड क्वेश्चन के लिए कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में पहले परसेंटेज, उसके बाद जितने साल पहले की एज कह रहा है, जितने साल बाद की एज कह रहा है, आप वो निकालिए और उसके बाद कंडीशन अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं करनी है, पहले जो भी परसेंटेज है वो कंसीडर करिए, और कितने साल पहले की बात कर रहा है, कितने साल बाद की बात कर रहा है, एगो की बात कर रहा है, कितने साल बिफोर की बात कर रहा है, हैंस की बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है, ये सारी कंडीशन देख के पहले एजेस निकाल लीजिए सारे, उसके बाद जो है आप कंडीशन को अप्लाई कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो रहमान की एज, बंदा एक ये रहमान है सिर्फ, तो रहमान की कहा गया है कि रहमान के एजेस का जो उसकी उम्र है उनके रेसिप्रोकल का, अगर उसको रेसिप्रोकल किया जाए, उसका सम किया जाए तो कितना आता है 1/3। अब कौन कौन सी एजेस को सम करना है, एक तो 3 साल पहले और एक 5 साल बाद की एज, ठीक है। 3 years एगो 3 साल पहले और एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद की एज। तो सबसे पहले परसेंटेज को मानेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि एज बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले आप परसेंटेज, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज के बाद जो है आप लोग जो भी 3 साल पहले या 4 साल बाद है जो भी बाद की एज कह रहा है, अगर पहले की कह रहा है तो माइनस, बाद के लिए आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो रहमान की प्रेजेंट एज को हमने कंसीडर कर लिया। प्रेजेंट एज जो है वो कितनी, x, ठीक है, x ईयर्स, प्रेजेंट एज कितनी, x ईयर्स। उसके बाद 3 साल पहले उसकी रहमान की एज कितनी हो जाएगी, बिफोर 3 years एगो या 3 years एगो लिख दो, एज 3 years एगो, एज 3 years एगो। 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल पहले, जब पहले की बात करें तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अभी जो उम्र है उसमें से 3 साल माइनस कर देंगे ना, अभी कितनी उम्र है, x है तो x - 3 years, क्लियर है। ये ध्यान रखिए, मैं क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में पहले परसेंटेज, फिर पहले या बाद की जो भी एज का कंडीशन दिया हो वो, उसके बाद जो कंडीशन अप्लाई की गई है कि उसका प्रोडक्ट या सम या डिवीजन जो भी किया गया वो बाद में आप करेंगे, सबसे लास्ट में। 3 साल पहले की एज हमने कह दी, उसके बाद कौन सी एज कह रहा है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, एज 5 years
फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से, तो हमने भी इसी तरीके से लिख दिया एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद रहमान की एज कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 5 ईयर्स। अब ये हमारे पास तीनों जो एजेस हैं उसके आगे प्रेजेंट का भी आ गया, पहले का भी आ गया, बाद में। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। बोला गया था 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एज है उनका रेसिप्रोकल कीजिए और सम कीजिए तो 1/3 आएगा। तो ये रहे 3 साल पहले और 5 साल बाद के एज, तो कंडीशन अप्लाई कीजिए। अब कंडीशन अप्लाई हम करेंगे तो 3 साल पहले तो 1/x-3 और 5 साल बाद की एज तो 1/x + 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो x-3 x + 5 दोनों ब्रैकेट एलसीएम में आ जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x + 5 कैंसिल आउट का मतलब देखिए कैंसिल आउट कैसे हो जाता है, x-3 और x + 5। मैंने बोला कि x-3 से ये खत्म हो जाएगा जब इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब होता है डिनोमिनेटर में लिखना, इससे कैंसिल आउट तो बचेगा क्या, x + 5, और जो x + 5 बचेगा उससे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रहेगा। ठीक है, x + 5 से x + 5 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, x-3, तो प्लस x-3 इक्वल टू 1/3। x और x कितने x हो गया, 2x हो गया, 5 में से 3 गया तो कितने बचे, प्लस का 2 अपॉन x-3 और x + 5 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे इधर करिए तो x-3 x + 5 इक्वल टू 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6। ठीक है, x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 6x + 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² ये 3x है, ये 6x इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3x और -6x तो कितने हो जाएंगे, तो ये माइनस का 9x और -9x में से +5x गया तो -9 + 5 कितना बचेगा, -4 -4x -15 ये 6 इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, 21, तो -21 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, किससे, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको जिससे करना है उससे कर लीजिए। 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करके 21 और माइनस करके 4, 7 3 जा 21, 7 - 3 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें फैक्टर पता चल गया 7 और कितना 3, तो x² इस 4 को तोड़ के लिखेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, 7 + 3 थोड़ी ना लिखेंगे, 7 + 3 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 7 - 3, जो हमने कंडीशन जो हमने फैक्टर किया 7 और 3 का, तो 7 - 3 और x और -21 इक्वल टू 0, x² - 7x -- +3x - 21 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 7 जैसा पहला ब्रैकेट रहता है वैसे ही हम दूसरा ब्रैकेट एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे सेम साइन है ना, माइनस माइनस, अगर सेम साइन रहता है तो बाहर किसका यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। और x के साथ यहाँ पे 3 है तो हम भी यहाँ पे x के साथ क्या कर देंगे, मतलब ऐसा नंबर यूज करेंगे जो सेम टू सेम बन जाए। x के साथ यहाँ 3 है यानी 3x है तो 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन, x - 7 कॉमन, यहाँ से क्या है x और यहाँ से 3, x + 3 इक्वल टू 0। एक बार x - 7 को 0 के इक्वल लेंगे और एक बार x + 3 को 0 के इक्वल लेंगे। x = 7 और x + 3 = -3। आपको पता है एज कभी माइनस में नहीं होता तो आंसर आपका ये तो हो नहीं सकता, तो x = 7 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपसे बोला गया था परसेंटेज, तो परसेंटेज रहमान की कितनी है, परसेंटेज जो रहमान की है वो 7 ईयर्स है। ठीक है, ये परसेंटेज है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। इफ़ द स्पीड इज हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो वो 1 घंटे पहले से कम लेता है सेम जर्नी के लिए। भाई ज़्यादा सी बात है, जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड बताइए। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले तो इसका छोटा सा एक डायग्राम बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 360 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है ये, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ट्रेन क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अब इसकी स्पीड पहले से अगर 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर मोर यानी ज़्यादा हो जाए, तो पहले कितनी थी, तो पहले कंसीडर कर लीजिए कि पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर पहले ट्रेन की स्पीड थी। अब ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर यानी ज़्यादा होगी। तो सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में ट्रेन की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई यानी x + 5 हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस तो अभी भी उतनी ट्रेवल करनी है यानी 360 किलोमीटर। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जो है 1 आवर लेस लगते हैं, पहले से 1 आवर क्या लगते हैं, लेस लगते हैं। ठीक है, तो यानी पहले मान लीजिए कि टाइम t1 लग रहा था, अब टाइम t2 है। अब बताइए मुझे
कौन सा टाइम यहाँ ज़्यादा होगा और कौन सा टाइम कम होगा। पहले स्पीड कम थी तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा, T1 ज़्यादा होगा और T2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्पीड क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो हमेशा अब दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का, यानी अब जो है 1 घंटे कम लगते हैं पहले से। तो यानी मान लीजिए पहले 5 घंटे लग रहे होंगे, अब 4 घंटे लग रहे हैं, तो 5 में से 4 घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा, या 4 में से 5 घटाएंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम वाले में से कम टाइम को घटाकर हम जो डिफरेंस आ रहा है दोनों कंडीशन के बीच के टाइम का, उसके इक्वल लिख देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में टाइम T1 लग रहा है, ये ज़्यादा है, उसमें से सेकंड टाइम जो कम लग रहा है उसे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और दोनों कंडीशन के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर है। क्लियर है। क्वेश्चन में कहा गया था एक ट्रेन 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर अपनी तरफ से हमने कंसीडर किया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। अब उसकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाए तो टाइम जो है पहले से कितना कम लगता है, 1 आवर लगता है। हमने ये डिस्टेंस अभी भी वही है 360 किलोमीटर, पहले टाइम ज़्यादा लगेगा, अब टाइम कम लगेगा। दोनों कंडीशन के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर कम लगता है। ये टाइम ज़्यादा है, दूसरा टाइम कम है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आवर। ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360, स्पीड कितनी है पहले वाले कंडीशन की। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा में से कम को घटाना है, ज़्यादा में से किसको घटाना है, कम को घटाना है। 360 माइनस 360 अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो 360 अपॉन एक्स, 360 अपॉन एक्स माइनस टाइम यहाँ पर डिस्टेंस कितनी 360 और स्पीड x प्लस 5 इक्वल टू 1। दोनों में से क्या कॉमन, 360 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। 360 यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, x प्लस 5 तो ऊपर चला जाएगा पता ही आपको, और माइनस x यहाँ आ जाएगा नीचे, x और x प्लस 5। देखिए एलसीएम आ गया, x खत्म, ये ऊपर चला गया, इससे ये खत्म, x माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, और ये 360 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, और इधर भी यहाँ 5 बचा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम टू सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई, और इधर 360 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 0 0 5 6 30 कैरी 3 5 3 15 और 3 18, यानी 1800। कितना आया 1800। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसे सोचने जिनके मल्टीप्लाई करके 1800 आए और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, देखिए 1800 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 1800 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 900, 450, 225, उसके बाद 5 से करेंगे, 5 4 जो 20 और 2 5 5 जो 25, 5 9 जो 45, और ठीक है यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आप ऐसे कर लिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1800 हमें लाना है, मल्टीप्लाई करके 1800 और माइनस करके क्या लाना है, 5 लाना है। देखिए यहाँ पे 1800 लाना है ना, तो 5 5 जो 25, 25 2 जा 50 हो गया, और 50 कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, और 2 2 जा 4 4 3 जा 6 6 3 जा 18। ये तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। काम करिए, क्या करिए यहाँ पे 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40 और 5 3 जा 15 15 3 जा 45। हाँ 40 और क्या हो गया 55। देखिए 5 3 जा 15 15 3 जा 45, इन तीनों को लिया तो ये हो गया 45, और इनको लिया 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40, तो कितना आ गया 40। तो 40 और 50 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 1800, और 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या हुए हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 45 और 40, तो 45 माइनस 40 बाहर x, ठीक है, बाहर क्या हो गया x आ गया, और माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 45, और यहाँ से जैसा पहला ब्रैकेट वैसे ही दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, क्या कॉमन लेना है, जैसा पहला वैसा बना दीजिए दूसरा। अब देखिए डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो बाहर क्या यूज करिएगा, माइनस। 40x है तो x को 40 बनाने के लिए 40x बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन, x प्लस 45, यहाँ से क्या आएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 45 को 0 के इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 45, और एक बार x माइनस 40 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x इक्वल टू 40। हमें क्या निकालना था, हमने x क्या कंसीडर किया था, स्पीड माइनस में तो होगा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। x इक्वल टू कितना आंसर होगा 40। तो हमसे स्पीड पूछा तो ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।
चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, टैप का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है तो समझ लीजिए। अभी आप किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं? सबसे पहले आपने किया एज बेस्ड, एक आपने किया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में मुझे ध्यान आया, कॉन्जिक्यूटिव जैसे मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताया, कॉन्जिक्यूटिव मैंने ओड बताया, फिर इवन के लिए बताया। ऐसी मल्टीपल्स अगर आ जाए तो मल्टीपल्स में क्या करेंगे देख लीजिए जरा। मल्टीपल्स के लिए पहले अगर आ जाता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 6, मान लीजिए इस तरह से आ जाता है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6, ये आता है मल्टीपल ऑफ 6 यानी 6 का टेबल। तो पहला आप नंबर तो x ही कंसीडर करेंगे और उसके बाद जो आप 6 का टेबल ऐड करते जाएंगे इसमें, 6 फिर 12 फिर 18, इस तरीके से ये आपके 6 के हो गए। इसी तरह से अगर 7 रहता पहला x रहेगा, x + 7 x + 14 x + 21। जैसे देखिए 2-3 एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, x फिर x प्लस, अगर मैं यहाँ 7 लिख दूँ फिर x + 14 लिख दूँ तो ये किसका है? 7 का है। अगर मैं इसके बाद अगर बात करूँ 3 के लिए बात करूँ तो x + 3 x + 6 यानी टेबल हम पढ़ते जाएंगे, x + 9 इस तरीके से, x + यहाँ 21। अब जरा देखिए सेटिस्फाई कर लीजिए। यहाँ पर अगर मैं 6 रखूँ तो 6 फिर यहाँ रखूँगा तो 6 और 6 12, 6 और 12 18। तो कंजुगेटिव आ रहा है ना, पहले 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24। यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 7 14, 7 और 14 21, 7 14 21। 3 रखेंगे, 3 3 6 और 3 और 6 9, तो 3 6 9 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन के तो इस तरीके के भी मल्टीपल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको मल्टीपल्स लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स किसी भी नंबर के लेने हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप उसे समझिए। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। 2 वाटर टैप है, यानी टैप का मतलब टोटी, ठीक है ना, जिससे टैंक को फिल किया जा रहा है और दोनों मिलकर 9 3/8 आवर्स में टैंक को फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो टैप जिसका डायमीटर लार्जर है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जाहिर सी बात है, जो टैप जिसका डायमीटर बड़ा होगा, जो टोटी बड़ी होगी वो कम टाइम में भरेगी, और जो टोटी जिसका डायमीटर छोटा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो जो बड़ी वाली टोटी जिसका डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे कम लेता है, 10 आवर लेस लेता है, किससे? छोटे डायमीटर वाले टैप से। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों टैप अगर अलग अलग टैंक को फिल करने जाएं तो फर्स्ट टैप कितने टाइम में टैंक को फिल कर देगा और सेकंड टैप जो है टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पहले टैंक की कैपेसिटी पता करना कि टैंक की कैपेसिटी है कितनी। तो फिल किसको किया जा रहा है? टैंक को। तो टैंक की कैपेसिटी को आप पहले कंसीडर करेंगे। अब टैंक की कैपेसिटी आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 यूनिट भी ले सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, 1000 मानना है, 2000 मानना है, जितना मानना है मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो वैल्यू आखिरी में जाके कैंसिल आउट हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो आप कुछ ही मान लीजिए। तो सिंपल सबसे बढ़िया आप 1 यूनिट लिखिए। क्या लिखिए? 1 यूनिट। तो लेट द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 1 यूनिट। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम टैंक को फिल करने जा रहे हैं, तो टैंक की कैपेसिटी, टैंक कितने लीटर का है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमने 1 यूनिट कह दिया। क्या कह दिया? 1 यूनिट। तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेट द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, लेट द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है? टैंक की जो कैपेसिटी हमने कंसीडर कर लिया कितना? 1 यूनिट। इसे आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने 1 यूनिट कह दिया। ठीक है, उसके बाद आगे ये बोला गया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। पहले हमने ये तो पता कर लिया टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अब हमें ये पता करना है, हमें कैसे पता चलेगा कोई टैप कितने टाइम में भर रहा है। अगर मैं कोई कहूँ कि एक टैप जो है एक 10 लीटर की टंकी को 20 घंटे में भर दे रहा है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? वो 20 आवर में ही फिल करेगा। अगर मुझे उसकी एफिशिएंसी पता हो। क्या पता हो? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर यूनिट टाइम में वो कितना भर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि एक टैप जो है एक टैंक को पर आवर 5 लीटर पानी इसमें फिल कर रहा है और टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर की, तो कितने टाइम में फिल कर देगा 50 लीटर टैंक को? तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, तो 50 लीटर पानी भरने में उसे कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे 10 घंटे। यानी आपको एफिशिएंसी पता है कि 1 आवर में वो कितना फिल कर रहा है। 2 चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। क्या? एक तो टैंक की कैपेसिटी, दूसरा एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? टैंक की नहीं, एफिशिएंसी जो उसे फिल कर रहा है, नहीं टैप की एफिशिएंसी। तो हमने ये कहा कि जो टैप ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, हमने ये कह दिया कि वो टाइम जो ले रहा है, हमने, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, तो एफिशिएंसी हमें निकालना है। हमने ये कहा कि अच्छा एक और चीज़, जैसे मैंने ये कहा कि 50 लीटर का टैंक है और एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 5 है,
और वो कितने टाइम में टैंक को फिल कर दे रहा है, 10 आवर में फिल कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी वो टाइम का हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम के बारे में दिया है कि जो बड़ा वाला डायमीटर है वो 10 घंटे कम लेता है, किससे, छोटे वाले डायमीटर वाले टैप से। तो पहले ये तो पता चले कि बड़ा वाला डायमीटर कितना टाइम में टैंक को फिल कर रहा है। तो हमने ये सपोज किया कि जो बड़ा वाला डायमीटर है, अब खुद सोचिए, अगर जैसे मैंने कहा कि एफिशिएंसी मैंने 5 कहा कि 1 घंटे में वो 5 भर रहा है, वो एफिशिएंसी है, तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 10। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर टैंक को फिल करने में वो 10 आवर ले रहा है, 50 लीटर के टैंक को फिल करने में वो 10 आवर ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 10 से आप 50 में डिवाइड कर देंगे, यानी पर आवर 5 लीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर टैंक हमारा 50 लीटर का है और हम ये कह रहे हैं कि टैंक को टैप जो है वो 10 आवर्स में फिल कर रहा है, तो उसकी पर आवर जो एफिशिएंसी हुई कितनी हुई, 5 लीटर की होगी। तो यहाँ पर हमें टाइम के बारे में दे रखा है, तो हम ये कहेंगे कि जो बड़ा वाला डायमीटर वाला टैप है वो कितने टाइम में फिल कर रहा है, x टाइम में। हमें दिया नहीं है तो हमने x कंसीडर कर लिया, और जो छोटा वाला टैप है वो y में। अब हमें एफिशिएंसी निकालना है, तो 50 में मैं किससे डिवाइड कर रहा था। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप अपनी तरफ से एक जनरल कॉन्सेप्ट, ये डेली लाइफ के क्वेश्चन है तो आप जनरल बना लीजिए, छोटे छोटे नंबर्स को लेकर आपका सॉल्व हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, तो आप उसमें छोटे छोटे वैल्यू को लेकर खुद सोचिए। अब अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी, तो मैंने 50 लीटर में डिवाइड किया था टाइम से, तो एफिशिएंसी हमारी कैपेसिटी कितनी है, 1 यूनिट की, और हम टाइम कितना कह रहे हैं कि x टाइम ले रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी में हम किससे डिवाइड करेंगे, कैपेसिटी में हम डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, यानी कैपेसिटी 1 और टाइम कितना ले रहा है x, तो 1/x उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमने ये कहा लेट द टैप ए हम उसे कह रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे लिख दिया टैप ए का डायमीटर बड़ा है, टैप ए ये हमने बड़ा लिया, और टैप बी को हमने क्या कर दिया, टैप बी जो है वो हमारा स्मॉलर है डायमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब लेट द, या ऐसा लिख दीजिए टाइम टेकन बाय टैप ए, टाइम टेकन बाय टैप ए क्या करने में, टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक। टैंक को फिल करने में जो टैप ए है वो कितना टाइम ले रहा है, तो हमने ये कहा x आवर्स टाइम ले रहा है, कितना ले रहा है, x आवर। ठीक है, तो एफिशिएंसी अगर मैं इसकी पता करूँ, एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी का मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितनी एफिशिएंसी है उसके करने की। ठीक है ना, यानी यूनिट टाइम में जितना वर्क करेगा वही उसकी एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी। तो यूनिट टाइम में कितना करेगा, टोटल इतना है, x आवर में कर दे रहा है, तो 50 लीटर का टैंक और 10 आवर में फिल, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 लीटर। इससे इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो 1/x इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो हमने टैप ए की एफिशिएंसी को पता कर लिया। तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, एक तो कैपेसिटी आपको निकालना है और दूसरा आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कैसे निकालिएगा, जो भी कैपेसिटी उसमें जितना टाइम में वो कर रहा है वो काम, उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हमने ये कहा कि सिमिलरली जो है टाइम टेकन जो लेगा कौन, बी। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, बी टाइम कितना लेगा, तो हमने कहा y आवर, कितने आवर्स, y आवर। इसकी एफिशिएंसी अगर हम निकालें, एफिशिएंसी किसकी, b की एफिशिएंसी अगर हम b की निकालें, तो b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 1/y आवर। ठीक है, 1/y, सॉरी सिर्फ 1/y कीजिए। ठीक है, 1/y, तो y 1/x टैंक ए की, टैप ए की एफिशिएंसी और टैप बी की कितनी है, 1/, यानी टैप ए 1 आवर में इतने लीटर पानी को फिल कर रहा है, और टैप बी जो है वो 1 आवर में 1/y वाटर को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों मिलकर 9/3/8 आवर्स में टैंक को फिल कर दे रहा है। अब कंडीशन अप्लाई कीजिए जरा, कंडीशन, एक कंडीशन हमारी क्या बनेगी, ये कि दोनों मिलकर 1 घंटे में ये 1 आवर में इतने पानी को फिल कर रहा है, ये 1 आवर में इतने फिल कर रहा है। मान लीजिए 1 घंटे में 4 लीटर पानी फिल कर रहा है, ये 1 घंटे में 5 लीटर। दोनों मिलकर 1 घंटे अगर दोनों को एक साथ में चालू कर दो, तो दोनों 1 आवर में कितने पानी को फिल करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं 4 + 5 9। तो आप भी इस तरह से करिए, 1 घंटे में दोनों कितना फिल करेंगे, तो 1/x + 1/y पानी को फिल कर देंगे टैंक में। अब दोनों कितने टाइम तक चलते हैं, अगर मैं कहूँ कि 2 टैप मिलकर 10 घंटे में पानी को भर दे रहे हैं, यानी दोनों टैप ही तो 10 घंटे तक चलाए गए हैं, तो यानी 1 घंटे में इतना पानी, दूसरा ये 1 घंटे में इतना पानी, दोनों मिलकर कितने टाइम तक चल रहे हैं, तो 9/3/8। तो यहाँ पे 9/3/8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सीधा कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रोपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 9 8 से 72, 72 और 3 75/8, तो कितना टाइम आ जाएगा,
75/8। समझिए, एफिशिएंसी दोनों मिलकर एक 1 आवर में इतने पानी को फिल कर रहे हैं। दोनों कितने टाइम तक साथ चले, तो 75/8 आवर्स तक चले। इतने टाइम तक चलने के बाद टैंक क्या हो गया, फिल हो गया। क्या हो गया, फिल कर देते हैं। अब कितना पानी फिल करेंगे, जितनी टैंक की कैपेसिटी होगी। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 1, तो इसको किसके इक्वल, 1 के इक्वल। क्लियर है। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी 5 लीटर की 10 घंटे तक यूज हुआ, तो 5 × 10 इक्वल टू 50 लीटर क्या थी, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी। क्लियर है। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू कैपेसिटी। क्लियर। और एक हम ये कह देंगे, दूसरा हम ये कहेंगे, दूसरी कंडीशन हमें ये देगी, जो बड़ा वाला डायमीटर जो है, जो जिसका मतलब जो टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम लेता है। यानी ये ले रहा था x आवर और ये ले रहा है y आवर, तो ये बड़ा वाला डायमीटर है तो ये 10 घंटे कम ले रहा है। किससे, छोटे वाले डायमीटर से। छोटा डायमीटर है ना, ये टाइम ले रहा है y, तो ये टाइम क्या लेगा, सॉरी इसका डायमीटर ज़्यादा है तो ये टाइम क्या लेगा, यहाँ पर कम लेगा। इसका डायमीटर कम है तो ये टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो किस में से किसे घटाते हैं, टाइम का डिफरेंस अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो ज़्यादा टाइम वाले में से कम टाइम वाले, तो जिसका डायमीटर छोटा है वो टाइम ज़्यादा लेगा। भाई देखिए, डायमीटर में तो ये बड़ा, जिसका डायमीटर ज़्यादा वो टाइम कम, जिसका डायमीटर कम वो टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे इस वाले टैप का डायमीटर कम है तो ये टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। तो ध्यान रखिए, y जो है वो ग्रेटर देन है किससे, x से, क्योंकि ये वाले जो टैप है इसका डायमीटर छोटा है तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। इसका डायमीटर ज़्यादा है, ये टाइम कम लेगा, और ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस कितना है, 10 घंटे का है। तो y - x इक्वल टू टाइम। दूसरी कंडीशन ये बन गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए तो 10 + x। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10+। अब इस y की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पुट कर देंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, टैप के क्वेश्चन में एक तो कैपेसिटी, दूसरा एफिशिएंसी निकालने के लिए कैपेसिटी में जितने टाइम है वो फिल कर रहा है उससे डिवाइड कर दिया। तो टाइम आप कंसीडर करेंगे कि टैप ए ने 3 चीज़ें, आप ध्यान रखिए। आप पहले आप कैपेसिटी, उसके बाद टाइम मानेंगे कि टाइम ए ने इतना टाइम लिया, बी ने इतना टाइम लिया, फिर एफिशिएंसी जरूर निकालेंगे। कैपेसिटी में टाइम से डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी आएगी, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, अब मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ यहाँ से। अब जरा देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास इक्वेशंस बन के आ गए, हमें सॉल्व करना है बस। तो y की वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 1/x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, y की जगह 10 + x, और यहाँ पे क्या है, ये इसको हटा दीजिए, और यहाँ पे ये इधर चला गया तो 8, और ये इधर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75। मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी साइड में जाकर उल्टा हो गया ये। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, x 10 + x, x कैंसिल आउट, ऊपर 10 + x, 10 + x से 10 + x कैंसिल आउट, x 8/75। 10 + x और x कितने x होगा, 2x, और नीचे हो गया x 10x + x² इक्वल टू 8/75। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x² + x² वाला टर्म लिख दीजिए, 8x² 80x, और ये इधर कर देंगे तो 750, और ये हो जाएगा 150x। 8x² 80x, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 150 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 70। और किसका, माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस में तो 70x, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बड़ा है तो माइनस का ही तो बचेगा 70, और ये भी इधर आएगा तो माइनस, तो 750 = 0। सभी 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 जो कॉमन आएगा वो 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 4x² यहाँ बचेगा, यहाँ 35x, और यहाँ बचेगा आपका 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो 4x² - 35x - 375 = 0। ये आपका इक्वेशन बना। अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 375 में। तो हम 4 की मल्टीप्लाई जब हम 375 में करेंगे तो 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 7 जा 28, 2 30, कैरी 3, 4 3 जा 12, और 3 15। तो हमारे पास कितना है, 15 है। ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर्स इसके ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए बच्चों, 1500, और माइनस करके कितना आ जाए, 35। ठीक है। तो 1500 के हम फैक्टर करते हैं, 1500 का फैक्टर करेंगे तो 750 आ जाएगा, यहाँ से 375 आपका आ जाएगा, और यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 25 टाइम्स में 5
से 5 टाइम्स में, ठीक है, और 5 1 जा 5। अब जरा यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना हुआ 60 हो गया, और 5 5 जा 25। तो एक तो ये पेयर बन गया 60 का और ये बन गया 25 का। 60 में से अब अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ गया 35। तो हमारे फैक्टर क्या हुए, जब हमने क्या किया, हमने क्या करते हैं, किस तरीके से क्वाड्रेटिक को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 1500 दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो फैक्टर्स में, इस तरीके की मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, और माइनस करके ये वाला साइन देखते हैं ना, कांस्टेंट टर्म से आगे वाला माइनस करके कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। तो हमने पेयर बनाए किसका 60 का और 25 का। 60 में से हम 25 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पर फैक्टर हमें क्या मिले, फैक्टर हमें मिले 60 एंड 25। अब यहाँ पर 4x² माइनस 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 x माइनस 375 इक्वल टू 0। 4x² माइनस 60x माइनस अंदर गया तो प्लस 25x माइनस 375 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2, और x भी कॉमन आएगा, और या 4 भी कॉमन आ सकता है। वैसे 4 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 4, और देखिए ये भी 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4 और 2 इधर गया तो 24, 5 जा 20, ठीक है। तो 4 कॉमन लीजिएगा तो x² माइनस ये हो जाएगा आपका 15, और x भी तो कॉमन आ रहा है ना, तो x कॉमन ले लीजिए 4x, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से बचेगा आपका 15। जैसा पहला ब्रैकेट वैसा ही दूसरा ब्रैकेट भी आप लिख दीजिए एज इट इज। अब सेम साइन है, सेम साइन रहता है तो बाहर किसका यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। यहाँ x के साथ 25 है तो यहाँ पे हम 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों में से क्या कॉमन है दोबारा x माइनस 15, और यहाँ से 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को x माइनस फैक्टर को 0 के इक्वल, और एक बार 4x प्लस 25 को किसके इक्वल 0 के इक्वल। x इक्वल टू यहाँ से 45 मिला 15 मिला सॉरी, और 4x इक्वल टू माइनस 25, x की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिलेगी माइनस 25/4 मिलेगी। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था ये तो x की वैल्यू आ गई। x हमने किसको कंसीडर किया था, x हमने कंसीडर किया था किसकी कैपेसिटी को, x जो है टाइम ले रहा था, x कौन टाइम ले रहा था, टाइम टेकन बाई a जो है टाइम ले रहा था, और a जो था हमारा वो कैसा था लार्जर डायमीटर था, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और दूसरा रिलेशन हमने जो रफ किया वो क्या था हमारा कि A जो टैप है वो टैप लार्जर डायमीटर का था, टाइम ले रहा था x, ठीक है, और जो B टैप था वो स्मॉलर डायमीटर का था और टाइम ले रहा था कितना y, तो वो ज़्यादा टाइम ले रहा था ना क्योंकि वो स्मॉलर डायमीटर का था, तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना था 10। हमारे पास एक ही रिलेशन था अभी, ठीक है। तो y x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब टाइम माइनस में तो नहीं होगा तो ये आंसर तो होगा नहीं, तो ये वाला आंसर लीजिए आप। तो यहाँ पर y x की जगह क्या वैल्यू पुट कीजिए -15 इक्वल टू 10, y इक्वल टू 25। तो y कितना टाइम ले रहा है 25 आवर्स ले रहा है, क्या ले रहा है 25 आवर्स। तो आपको ये पता चल गया कि x कितना टाइम ले रहा है, यानी x की वैल्यू है 15, यानी जो टैप A है वो 15 आवर्स ले रहा है, ठीक है, टैप को फिल करने में, और जो टैप B है जिसका डायमीटर स्मॉलर था वो कितना टाइम ले रहा है 25 आवर्स ले रहा है टैंक को फिल करने में। अब देखिए आप अपने कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ये दोनों आंसर है 25 माइनस 15 करिएगा तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था बच्चों कि यहाँ पर जो था एक लार्जर डायमीटर था एक स्मॉलर डायमीटर था, इसमें बोला गया था कि दोनों मिलकर 3/8 आवर्स में टैंक को क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाद दोनों कितने टाइम में फिल करेंगे x एंड y आवर्स में, फिर हमने एफिशिएंसी निकाला कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, तो उससे हमने डिवाइड किया तो एफिशिएंसी मिल गया। फिर दोनों एक साथ फिल किए जा रहे थे तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे 1/x प्लस 1/y, हमने मल्टीप्लाई किया था टाइम से। जब एक आवर में इतना भर रहे हैं और दोनों एक साथ भरे जाते हैं कितने टाइम तक, मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट किए जाते हैं और कितने टाइम तक एक साथ चलते हैं 9/3/8 आवर्स तक चलते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल टैंक फिल हो जाएगा। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 1 है, क्लियर है। उसके बाद हमने सॉल्व आउट किया तो हमारा ये आंसर है, क्लियर। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो ध्यान रखिए क्या क्या, फिर से मैं 2-3 बार आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले कैपेसिटी है, फिर दोनों टैप कितने कितने टाइम में फिल करेंगे, फिर दोनों की एफिशिएंसी है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कंडीशंस को क्या कर दीजिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया, फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब होता है रुके हुए पानी में, रुके हुआ मतलब स्थिर पानी रहता है, मतलब जो ज़्यादा जैसे तालाब का पानी है वैसा पानी, ठीक है, स्टील वाटर। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। कह रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, वो स्टील वाटर में
टेक्स 1 आवर, वो 1 आवर ज़्यादा लेता है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जब वो जाता है तो क्या लेता है, 1 आवर ज़्यादा लेता है देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। उसी स्पॉट पर वापस लौटने पर, डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में नहीं, उसी स्पॉट को मतलब अभी कितनी डिस्टेंस यहाँ पे अप स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में भी सेम स्पॉट बोला गया, यानी डाउन स्ट्रीम में भी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर ही कर रहा है, लेकिन अप स्ट्रीम में वो 1 आवर क्या लेता है, मोर लेता है इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछे, नदी की स्पीड पूछे, रिवर। स्ट्रीम की स्पीड का मतलब किसका स्पीड, रिवर का स्पीड। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जब भी बोट और रिवर का क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो बोट और रिवर के क्वेश्चन में एक तो आपको रिवर की स्पीड लेनी होती है, किसकी स्पीड लेनी होती है, रिवर की, और एक आपको लेनी होती है किसकी, बोट की स्पीड। ठीक है, अब रिवर की स्पीड और बोट की स्पीड किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा जिससे आपकी गलती ना हो और आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए आप ना बोट की स्पीड को एक्स मानिए, यानी जो भी चीज़ पानी के अंदर यानी रिवर के अंदर स्विम कर रहा है, मतलब चल रहा है, जो भी चीज़ पानी, बोट हो गया, मैन हो गया, जो भी चीज़ है जो उसके अंदर पानी के अंदर मूव कर रहा है, उस चीज़ को आप एक्स मानिए, और नदी की स्पीड को क्या मानिए, वाई। क्यों, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक रिवर की स्पीड को लेना है और एक किसकी स्पीड को लेना है, बोट की स्पीड को। ध्यान रखिए, रिवर स्पीड, जब भी रिवर और बोट वाला क्वेश्चन होता है, एक रिवर की स्पीड और एक बोट की स्पीड पहले कंसीडर कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अगर गिवन है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, नहीं गिवन है तो आप पहले मानिए। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया, यानी लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, या बोट हो सकता है, मैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ बोट और मैन हमने क्या किया, एक्स माना कि x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ठीक है, अब ये स्पीड हो गई। अब रिवर की स्पीड, रिवर की स्ट्रीम स्पीड का मतलब स्ट्रीम की स्पीड। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और रिवर इन, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और रिवर हमने क्या कंसीडर कर लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब पहले आपने क्या बताया मैंने आपको कि दो स्पीड आपको कंसीडर करना है, एक बोट की स्पीड को कंसीडर करना और एक किसकी स्पीड को कंसीडर करना है, रिवर की स्पीड को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो वर्ड्स आए हैं, अप स्ट्रीम एंड आवर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब आप जो रिवर की डायरेक्शन है, रिवर की मूवमेंट, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी फ्लो हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट फ्लो होता है, जब ऑब्जेक्ट फ्लो होता है तो उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। यानी यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर रिवर की डायरेक्शन ये है, किसकी डायरेक्शन, रिवर की डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट की भी डायरेक्शन सेम टू सेम है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही, तो इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें, रिवर की डायरेक्शन हमारी ये है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो इसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। अब एक बात बताइए, अगर अप स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट फ्लो हो रहा है, डाउन स्ट्रीम को छोड़िए, ठीक है ना, अप स्ट्रीम में अगर ऑब्जेक्ट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड चाहिए, रिवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए, तभी तो वो आगे, जैसे मान लीजिए रिवर इधर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 8 किलोमीटर पर आवर से चलना चाहे तो क्या चल पाएगा, नहीं, उसे ये 8 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो हमेशा रिवर की स्पीड से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यानी यहाँ पर 10 से ऊपर होगा, 11 होगा, 12 होगा, तभी वो पानी को चीरते हुए आगे क्या हो जाएगा, मतलब आगे चलेगा वो। क्लियर है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अप स्ट्रीम की कंडीशन में बोट की स्पीड या ऑब्जेक्ट, जो भी है ऑब्जेक्ट या मैन, उनकी स्पीड रिवर की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस तरीके से डाउन स्ट्रीम स्पीड, पहले हमने बोट की स्पीड को कंसीडर किया, फिर रिवर की स्पीड को, अब फिर हमने डाउन स्ट्रीम समझा, अप स्ट्रीम। अब यहाँ पे दो स्पीड और निकालनी है क्वेश्चन में हमें, ये तो समझने वाली चीज़ें हो गई। एक अपने बोट की स्पीड को कंसीडर किया, एक रिवर की स्पीड को। अब आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर आप नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए नदी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो भी 10 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड अब डबल हो जाएगी। क्यों, एक तो उसकी खुद की स्पीड है और उसे नदी भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो 10 + 10 20। तो इसका मतलब जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं, x + y किलोमीटर पर आवर, ये हमारी होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अप स्ट्रीम स्पीड की, किसकी, अप स्ट्रीम
स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो मैंने क्या बताया, कौन ज़्यादा होगा, बोट ज़्यादा होगा, बोट की स्पीड यानी जो भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम में उसे रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना है, चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चलना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड को हमने क्या कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट हमारा बोट है, बोट की स्पीड x, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बोट और रिवर के क्वेश्चन में या स्ट्रीम के क्वेश्चन में दो स्पीड पहले आपको लेना है, एक रिवर एक दूसरा बोट, उसके बाद थर्ड स्पीड जो है, ये चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, चार चीज़ें आपके पास होंगी तब आप कंडीशन अप्लाई करें। अगर इन चार चीज़ों में से एक चीज़ भी कम है तो आपसे कंडीशन अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं। तो आप पहले देख लीजिए क्या आपके पास ये चारों चीज़ें हैं, रिवर स्पीड और बोट स्पीड यानी ऑब्जेक्ट स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। और मैंने ये आपको बताया जो भी चीज़ फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड को आप आप करने को वाई भी कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक्स ही लीजिए वाई ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको पेपर में आप टाइम इतना कम है आपके पास, ठीक है ना, तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसे एक्स माना है। तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया। डाउन स्ट्रीम में समझने वाली चीज़ें ये भी याद नहीं करना कि जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, खुद सोचिए, दोनों एक ही डायरेक्शन फ्लो करें, दोनों की स्पीड ऐड होगी। अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में यानी क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा भाई, 10 किलोमीटर पर आवर से नदी फ्लो हो रहा है, इधर से 12 किलोमीटर पर आवर, तो 10 तो इसको कैंसिल करने में ही लग जाएगा, तो आगे वो बस किस स्पीड से फ्लो होएगा, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही फ्लो हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, आगे ये कहा गया है अब कि 1 आवर वो ज़्यादा ले रहा था, किस कंडीशन में, जाहिर सी बात है अप स्ट्रीम स्पीड में वो 1 घंटे ज़्यादा लेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम स्पीड में तो उसे कौन मदद कर रहा है, नदी मदद कर रही है फ्लो करने में, लेकिन अप स्ट्रीम में उसे कोई मदद नहीं कर रहा, तो अप स्ट्रीम में वो ज़्यादा ले रहा है। कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 1 आवर मोर ले रहा है, यानी अप स्ट्रीम स्पीड में मान लीजिए कि अप स्ट्रीम स्पीड की कंडीशन में टाइम कितना लगा, T2, यहीं पर लिख दीजिए कि टाइम यहाँ पर लग रहा है T2, और डाउन स्ट्रीम स्पीड की कंडीशन में टाइम लग रहा है T1, यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ कम टाइम लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अप स्ट्रीम स्पीड में ज़्यादा टाइम, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलने में ज़्यादा हमें टाइम लगता है, और नदी की डायरेक्शन में तो नदी भी हमें मदद करेगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है टाइम का, 1 आवर, कितने का दिया हुआ है, 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1। ये बिल्कुल किस तरीके से होगा, जैसे आपने ट्रेन वाला भी किया था, 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इस तरह से दे रखा था, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर लिख दीजिए। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस T2 यानी यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर अप स्ट्रीम में कितनी ट्रेवल कर रहा है, तो अप स्ट्रीम में 24, दोनों में ही सेम स्पॉट पे आ रहे हैं, तो इधर से भी 24 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम, और जब वापस आया अप स्ट्रीम में सेम स्पॉट पे तो भी कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो भी 24 किलोमीटर का ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी स्पीड, अप स्ट्रीम वाली स्पीड लेंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस ये वाली स्पीड नहीं लेंगे, जब हम यहाँ पर अब दोनों का रिलेटिव मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन, तो हमें ये स्पीड लेना होता है, कंडीशंस में हमें ये स्पीड्स लेने होते हैं। इनको इसलिए कंसीडर किया था जिससे इनकी मदद से पहले ये हम बना सके, ठीक है। तो 24 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी, तो डाउन स्ट्रीम में भी सेम स्पॉट पर आया, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 24 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। फिर से समझ लीजिए, यहाँ टाइम ज़्यादा यहाँ टाइम कम, दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 24 किलोमीटर, स्पीड अप स्ट्रीम की डिस्टेंस 24 किलोमीटर, स्पीड सेम स्पॉट पे आ रहा है इसीलिए इक्वल टू 1। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 24 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो हमने x माना है, किसकी स्पीड को ध्यान रखिएगा, x हमने माना बोट की स्पीड को और y रिवर की स्पीड को। अब यहाँ पे 24 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस, और कोई रिलेशन हमारे पास दे रखा है, और कोई रिलेशन हमारे पास नहीं दे रखा, चलिए कोई नहीं। टाइम का डिफरेंस दे रखा था, और स्पीड हमें 18 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ हमें और दे रखी है यहाँ पे, मोटर बोट का स्पीड हमें दे रखा था। मोटर बोट की स्पीड को हमने क्या कंसीडर किया है, मोटर बोट की स्पीड को हमने क्या कंसीडर किया है, x कंसीडर किया। तो हम लास्ट में x की जगह कितना पुट कर देंगे, 18 पुट करेंगे, अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखिए, 1 अप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का, तो एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मैंने वहाँ पे कंसीडर कर लिया, बोट की स्पीड को भी मैंने क्या कंसीडर किया, x कंसीडर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कंसीडर भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में जाके
वहाँ पर क्या पुट कर दीजिए 18 पुट कीजिए, या आप स्टार्टिंग से ही 18 लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हर जगह आप 18 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने ऐसे ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पे मैं 18 रफ कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर, मैंने x ही कर दिया क्वेश्चन में। मोटर बोट हुज स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, अब क्लियर है, वाटर स्पीड की स्पीड को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा, या 18 क्योंकि सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप 18 ही लेके चलिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे। एलसीएम हो गया, अब x माइनस वाई से, एलसीएम में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई से ये ब्रैकेट खत्म, x प्लस वाई, फिर उसके बाद x प्लस वाई से x प्लस वाई का ब्रैकेट खत्म, क्या आएगा x माइनस वाई, लेकिन माइनस है तो माइनस और ब्रैकेट बना दीजिए x माइनस वाई, माइनस के बाद कोई भी चीज़ किस में लिखिए, ब्रैकेट में, और ये जो 24 है ये कहाँ जाएगा, 1/24 x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई, और यहाँ पे x की जगह या यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/24, माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y एंड y तो कितना हो गया 2y, और यहाँ पे x की जगह पुट कर दीजिए आप, x की वैल्यू कितनी है 18, मोटर बोट की स्पीड है ना, तो x की वैल्यू 18 पुट करेगा तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 48y इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर, सबको इधर लेके आ जाइए वाई स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 48y माइनस 324 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बताया, x हमें क्वेश्चन में गिवन था, मैंने x गलती से वहाँ पे कंसीडर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते समय मैंने लास्ट में x की जगह कितना पुट कर दिया, ये x की जगह मैंने जो स्पीड दे रखी थी वो 18 पुट कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बना, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। दो नंबर ऐसी चीज़ जिनकी मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए और माइनस करके कितना आ जाए 48 आ जाए, तो फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करिएगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से 27 टाइम्स में, और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 12 नहीं बन पाएगा, 12 और 3 जा 36। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और ये तो हो नहीं पा रहा है, और 36 3 जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई नहीं, 3 3 जा 9, और 9 2 जा 9 3 जा 27, एक 27 बन रहा है, 27 और 27 2 जा 54, और 3 2 जा 6, तो 54 और क्या बना 6 बना। अब अगर नहीं आपको करने आ रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिएगा, वो कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर बने 54 और 6, 54 से 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 32, 32, 324, और 54 में सब 6 को माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए यहाँ पे तो हमारे फैक्टर क्या है 54 और 6, तो वाई स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 और y और माइनस 324 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इक्वल टू 0, y कॉमन तो y प्लस 54, जैसा पहला ब्रैकेट वैसा ही दूसरा ब्रैकेट y प्लस 54। ठीक है, लेकिन डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे किसका यूज करिए माइनस का, और y के साथ 6 है तो यहाँ पे 6 लगा दिए इक्वल टू 0, तो y माइनस 6 एक तो हो गया y प्लस 54, y प्लस 54, और दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बना, दूसरा ब्रैकेट हमारा बना y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार y प्लस 54 को किसको, y प्लस 54 को किसको इक्वल लिखेंगे 0 के इक्वल, y की वैल्यू माइनस 54, स्पीड माइनस में नहीं हो तो ये आंसर नहीं होगा, y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, तो यहाँ पे स्पीड आ गई, किसकी स्पीड आ गई, स्ट्रीम की स्पीड को हमने y कंसिडर किया था ना, तो y ये आ गया, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4, दो नंबर्स लिए गए और दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है, और आगे कहा गया है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, उन दोनों का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो वो क्या आता है 4/21 आता है, क्या आता है 4/21। तो देखिए दो नंबर आप कंसीडर कर लीजिए x और y, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 4, तो हमने दो नंबर कंसीडर किए x एंड y, दो नंबर हमारे कंसीडर हो गए,
कौन सा सॉल्यूशन है ये, 6th का सॉल्यूशन है। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आप यहाँ पे बता दीजिए कि x ग्रेटर है और y स्मॉलर है। आप y को ग्रेटर ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो x माइनस वाई कंडीशन कितनी दे रही है, 4 की। दोनों का डिफरेंस जो है बड़े में से छोटे को घटाया तो कितना आएगा, 4। अब बोला गया इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जरा देखिए समझिए, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 4/24 है। एक बात बताइए, अगर मैं मान लीजिए x को 5 कंसीडर कर लेता और y को 4, ये मैंने कंसीडर कर लिया। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा 1/5 और 1/4, अब बताइए कौन बड़ा होगा। तो जो वैल्यू छोटी थी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जो वैल्यू बड़ी थी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यानी जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो ग्रेटर था वो तो बन गया स्मॉलर, और जो स्मॉलर था वो बन गया ग्रेटर। तो जब यहाँ पे बोला गया अब उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस लीजिए, तो रेसिप्रोकल के डिफरेंस में कौन ग्रेटर हो जाएगा, जो स्मॉलर वाला है, यानी ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/y ये ग्रेटर हो गया, और ये जो ग्रेटर था इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्मॉलर बन गया। तो स्मॉलर को ही तो माइनस करेंगे, तो 1/y माइनस 1/x आपको कितना दे रखा है, 4/21। यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और ये y इधर आएगा, यानी x इक्वल टू 4 प्लस y। x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 1/y, ठीक है, और माइनस 1/x की जगह 4 प्लस y इक्वल टू 4/21। एलसीएम कितना हो गया, y ब्रैकेट 4 प्लस y, y से y कैंसिल आउट तो 4 प्लस y, इससे ये कैंसिल आउट तो y इक्वल टू 4/21, इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया, और 4 बचा, 4 से 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, 4/y, 4 प्लस y इक्वल टू 4/21, इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y, या y स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 21, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0, y स्क्वायर 7 3 21, 7 माइनस 3 तो 4, 7 माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y कॉमन, तो y प्लस 7, और यहाँ से जैसा पहला ब्रैकेट वैसे ही दूसरा, तो यहाँ भी y प्लस 7। अब डिफरेंट साइन है तो किसका यूज करेंगे, माइनस का। डिफरेंट साइन है तो किसका यूज करेंगे, माइनस का। y प्लस 7 डिफरेंट साइन है माइनस का, 3 है तो 3 लगा दिया और इक्वल टू 0, ठीक है। y प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ गया और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट हमारा y प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया और y इक्वल टू माइनस 7, दूसरा हमारा हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y की 2 वैल्यू आए, ठीक है, तो दोनों को देख लेते हैं कि दोनों के अकॉर्डिंग आंसर हमारा आएगा भी नहीं आएगा। अगर y की वैल्यू में माइनस 7 लेता हो तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, जरा देखिए। y की वैल्यू माइनस 7 है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी माइनस 3, ठीक है। और y की वैल्यू अगर 3 लूँ तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 मिलेगी। यानी एक प्लस में आंसर आ रहा है, एक माइनस में। अब कंडीशन में करके देख लीजिए। कंडीशन में बोला गया था दोनों का डिफरेंस 4 है ना, 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4 माइनस 3, और इस वाले आंसर को लेके चेक करिए क्या ये भी सही है, तो माइनस 3 में से माइनस करिएगा माइनस 7 को। देखिए इस वाले कंडीशन में x की जगह -3, y की जगह -7 को पुट कीजिए, -3 माइनस -7, तो -3 माइनस माइनस प्लस कितना आया, 4। तो यानी दोनों पेयर हमारे क्या है, सही है। याद करिए एक क्वेश्चन मैंने कराया था जहाँ एक पेयर ही सही हो रहा था, तो यहाँ चेक करना पड़ता पेयर को कि दोनों पेयर सही है या एक पेयर सही, तो यहाँ दोनों पेयर हमारे सही है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में क्या समझाया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट समझाए हैं और कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें आपको किस तरीके के अपने क्वेश्चन पढ़े। आपने पढ़ा एक तो ट्रेन वाला क्वेश्चन, एज के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने टैप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और आपने बोट और रिवर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के कुछ अलग क्वेश्चन को लेकर आएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।